भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण या जिसे इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, इसका आरंभ जो है वह 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी के प्रारंभ में माना जाता है, जब रूस का यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था और साम्यवादी यानी कि समाजवादी का पतन हो गया था और विश्व को जो संचालित कर रहा था वह एक ध्रुव से संचालित होने लगा था विश्व, यानी कि पूंजीवादी ध्रुव अमेरिका। पूंजीवादी का तो विचार ही होता है विस्तारवाद। पूंजीवाद का अर्थ ही होता है कि विस्तार करना। तो वो विस्तारवादी नीति अपनाकर पूरे विश्व को एक बाजार, एक मंडी के रूप में विकसित करना चाहता था और वह इसके लिए जो नीति लाया वह एक भूमंडलीकरण की नीति है। इसी भूमंडलीकरण के कारण आज पूरी दुनिया एक ग्राम के रूप में, एक वैश्विक बाजार के रूप में एकत्रित हो गई है। अब मैं आपको भूमंडलीकरण का शाब्दिक अर्थ बताता हूँ। भूमंडलीकरण जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। भू धन मंडल धन करण। भू का मतलब होता है पृथ्वी, मंडल का मतलब होता है समूह और करण का मतलब हो करना। मतलब कि भूमि को एक मंडल के रूप में एकत्रित करना, एक समूह के रूप में एकत्रित करना। लेकिन यहाँ भू से तात्पर्य भूमि को नहीं लिया गया है, अपितु देश को या कंट्री को लिया गया है। यानी कि सभी कंट्रियों को एक समूह, एक मंडल के रूप में एकत्रित करना ही भूमंडलीकरण है। यानी कि वैश्वीकरण जिसे भी कहते हैं, यानी विश्व को एकत्रित करने की भावना जिसमें निहित होती है उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण जो है एक ऐसी विचारधारा है जिसमें पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में देखा जाता है, एक मंडी के रूप में देखा जाता है। तो इस दृष्टि से जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, दोनों का देखने का नज़रिया में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो विकासशील देश हैं वो उनका ये मतलब जो तर्क है भूमंडलीकरण के पक्ष में वो है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकत्रित करके, ये समन्वय स्थापित करके, एकत्रित करके अपना विकास करना चाहते हैं। वहीं पे जो विकासशील देश हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, उनका जो इस भूमंडलीकरण को देखते हुए उनका जो तर्क है, जो बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय बनाकर या एकीकृत करके लाभ अर्जित करना, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना और समृद्ध बनना ही भूमंडलीकरण है। क्योंकि अगर जो विकसित देश हैं वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अपना व्यापार करेंगे तो उन्हें ज़्यादा इनकम होगी, तो वो ज़्यादा समृद्ध बनेंगे। वहीं जो विकासशील देश हैं वो पूरी दुनिया के साथ व्यापार करेंगे तो बाहर से विदेशी सस्ते माल उन्हें प्राप्त होंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी उन्हें प्राप्त होगी, जिससे उनका विकास होगा। कहीं ना कहीं दोनों में विकास हो रहा है, लेकिन बस अंतर इतना है कि एक अपने विकास के लिए इस भूमंडलीकरण के साथ खड़ा दिख रहा है, तो एक लाभ कमाने के नज़रिए से भूमंडलीकरण के साथ खड़ा दिख रहा है। इन दोनों तर्कों के आधार पर हम इसके एक डेफिनेशन, एक परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। वो परिभाषा जो है कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरा विश्व एकीकृत होकर एक विशाल वैश्विक बाजार या ग्राम बन जाता है। जो भूमंडलीकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण पूरा विश्व एक बाजार, एक मंडी की तरह बन जाता है, जिसमें सभी देश एक दूसरे के साथ खुलकर व्यापार कर सकते हैं। भूमंडलीकरण करते हैं कि भूमंडलीकरण की क्या विशेषता है। पहले इसकी विशेषता देख लेते हैं, फिर चुनौती देखेंगे और इसका प्रभाव क्या पड़ता है विश्व में, ये भी जानेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी विशेषता। तो भूमंडलीकरण की जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता है कि व्यापार का तीव्र विकास। जो व्यापार होता है एक दूसरे से, जो बिजनेस किया जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में,
उसमें तेजी से विकास होता है, क्योंकि जो माल भारत में अधिक मात्रा में अगर उत्पादित हो रहा है, एग्जाम्पल से समझें तो भारत में जो माल अधिक उत्पादन हो रहा है वह विदेशों में वह बेचेगा। जो माल विदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है और भारत में उसकी कमी है, तो विदेशी भारत में उस माल को बेचेंगे। तो इससे व्यापार में तीव्रता से विकास होता है। और दूसरा जो हमारा इसका महत्व विशेषता है वो है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। एकीकरण से मतलब होते हैं कि समन्वय, मिक्सचर हो जाना, ठीक है। यानी कि जब व्यापार होगा तो देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बीच एक समन्वय स्थापित हो जाता है, एक एकीकरण स्थापित हो जाता है। आप कई बार ये देखते हैं कि रुपए की कीमत गिर जाती है, डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, कभी रुपए की कीमत बढ़ती है, डॉलर की कीमत घटती है। तो ये क्यों होता है? उसकी वजह यही है कि जो हमारी यानी किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो जाती है, यानी कि उसका जो मुद्रा जो करेंसी का मूल्य जो निर्धारण बाजार करने लगता है, तब ये ऐसा होता है। जो हमारा तीसरी जो विशेषता है वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त लेन देन में क्रियाशीलता। जब व्यापार होगा तो स्वाभाविक सी बात है, बिना लेन देन के तो व्यापार होगा नहीं। तो जो एक देश है वह दूसरे देश तीसरे देश यानी वैश्विक रूप में एक दूसरे से लेन देन करेंगे। धन की, संस्कृति की, शिक्षा की, व्यापार की, सभी तरह की लेन देन किया जाता है। एक बार और यहाँ बता दूं कि भूमंडलीकरण में मात्र व्यापार ही नहीं किया जाता बल्कि संस्कृति, शिक्षा का भी आदान प्रदान किया जाता है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं हम हर प्रकार से लेन और देन करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त लेन देन, वित्त से मतलब यहाँ धन से भी लिया जाता है। और चौथी जो हमारी विशेषता है भूमंडलीकरण की वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव। भूमंडलीकरण के कारण अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब कोई भी देश या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं वह मात्र अपने देश तक, अपने राष्ट्र तक सीमित नहीं रहना चाहती। वह अपने राष्ट्र की बॉर्डर को लांघ कर विश्व में जितने भी कंट्री हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, उनके साथ व्यापार करना चाहती है। तो इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। ये थे हमारे 4 भूमंडलीकरण के विशेषताएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भूमंडलीकरण में कुछ चुनौतियां भी हैं। ऐसी बात नहीं कि ये विशेषताएं व्यापार बिना चुनौती के किया जाता है। कहते हैं व्यापार में जो बिजनेस होता है वो रिस्क में होता है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो बिजनेस नहीं होगा, यानी कि आपको चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक भूमंडलीकरण में भी विभिन्न चुनौतियां हैं, उसमें हम कुछ मुख्य चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली चुनौती जो भूमंडलीकरण में आती है वह प्रतियोगिता बनाए रखना। जब 2 कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है, तो इससे व्यापार में तो मतलब उन्नति होती है, साथ उपभोक्ता को लाभ होता ही है, लेकिन साथ में साथ एक कंपनी को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दूसरी कंपनी के साथ प्रतियोगिता भी करनी पड़ती है। भूमंडलीकरण में भी यही होता है। एक देश को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे देश के व्यापार के साथ प्रतियोगिता देखने को मिलती है। इसमें वो दोनों अपनी इस प्रतियोगिता में शामिल होकर अपने सामान को, अपने गुड्स को बेचने की भरपूर कोशिश करते हैं, सस्ते से सस्ते दाम में और अच्छे से अच्छे क्वालिटी में। दूसरी जो चुनौती आती है वह सरकार एवं व्यापार निगम। किसी भी देश के व्यापार को, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्र के अंदर हो, उसमें जो सरकार होती है वो व्यापार को प्रभावित करती ही है। सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियां व्यापार को प्रभावित करती हैं। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि सरकार जो अपने घरेलू उद्योगों को, कुटीर उद्योग हो गए, जो घरेलू उद्योग हो गए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर भारी प्रतिबंध भी लगा देता है, ताकि जिससे वो उसके जो राष्ट्र में जो कंपनियां, जो छोटे तबके कुटीर उद्योग हैं, वो उसका डेवलप हो सके, वो विकास कर सकें। तो इससे कहीं ना कहीं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण रोल निभाया जाता है। इसी कारण ये जो हमारा पॉइंट है राष्ट्र एवं व्यापार निगम, तो कहीं ना कहीं जो सरकार एवं व्यापार निगम, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है व्यापार को प्रभावित करती है। ये एक भूमंडलीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है सरकारी नीतियाँ। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विकास करना। यहाँ परिप्रेक्ष्य मतलब इन्वायरमेंट से लिया गया है, मतलब एक माहौल तैयार करना। हमारी कंपनियाँ विदेशों में अगर जा रही हैं, सामान बेचने, गुड्स के निर्यात कर रही हैं, तो वहाँ एक ऐसा परिप्रेक्ष्य, एक ऐसा माहौल तैयार करना पड़ता है ताकि विदेश में हमारे गुड्स की वैल्यू हो और वो वहाँ पे खरीदी जाए। जितना ज़्यादा खरीदेगी उसके हिसाब से ही हमें फ़ायदा होगा। तो इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का भी विकास करना एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनौती हो जाती है भूमंडलीकरण में। भूमंडलीकरण की जो चौथी चुनौती है वह विविधताओं को व्यवस्थित करना। जो विविधताएं, अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी में एक ही तरह के लोग काम नहीं करते, अलग अलग भाषा के, अलग अलग रंग के, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो इन सभी के बीच में अगर अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है तो इसमें और विविधता होती है और भिन्नताएं होती हैं। तो इन सभी के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, एक व्यवस्थित करना पड़ता है, सारी विविधताओं को एक कंट्रोल करके एक व्यवस्थित करना पड़ता है, तभी ही व्यापार आगे बढ़ता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती उभर के सामने आती है भूमंडलीकरण में कि आपको विभिन्न भाषी लोगों के बीच में तालमेल बैठा के उनको प्रशिक्षण भी देना होता है, उनको समझाना भी पड़ता है कि आपको यहाँ किसी भी गुड्स को अगर आपको बेचना है, डील करना है तो कैसे करना है। तो एक यह महत्वपूर्ण चुनौती हो जाती है। भूमंडलीकरण में अब हम बात करते हैं उसके प्रभाव की कि भूमंडलीकरण का विश्व में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या प्रभाव। तो भूमंडलीकरण के प्रभाव में इसका पहला प्रभाव है आर्थिक क्षेत्र में प्रतिद्वंद्विता। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से आर्थिक क्षेत्र में प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है, जिससे वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाती है और इससे उपभोक्ताओं को लाभ भी मिलता है। अब प्रतिद्वंद्विता कैसे आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती है? तो फ्रेंड्स, जब दो कंपनियां एक ही प्रोडक्ट्स को अगर बेचेंगी तो स्वाभाविक सी बात है उसमें से वो कम से कम कीमत में और अच्छा से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करेंगी। तो ऐसे में दूसरी कंपनी भी उसी की तरह नकल करने की कोशिश करेगी। ऐसे में दोनों के बीच में क्या होता है, आर्थिक क्षेत्र में प्रतिद्वंद्विता या व्यापारिक क्षेत्र में प्रतिद्वंद्विता होने लगती है। दूसरा प्रभाव जो होता है वह उपभोक्ताओं को चयन के लिए बेहतर स्वतंत्रता मिलती है। मैं आपको बता दूं, जब दो कंपनियां एक ही प्रकार के प्रोडक्ट्स का या दो से अधिक कंपनियां एक ही प्रकार से प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती हैं और उसे जब मार्केट में वे बेचने जाती हैं तो उपभोक्ता उसमें से जो सस्ते दामों पर अच्छी क्वालिटी का जो आपका गुड्स होता है उसे वो लेने की कोशिश करता है। ऐसे में उपभोक्ता को विभिन्न सामानों के बीच में एक सामान को चयन करने का ऑप्शन उपलब्ध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था जो भूमंडलीकरण का दूसरा प्रभाव। अब इसके तीसरे प्रभाव के बारे में बात करेंगे। इसमें राष्ट्र को विदेशी पूंजी का लाभ। प्रतियोगिता के कारण देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है, जिसके कारण जो राष्ट्र होता है उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। उसके जो प्राकृतिक संसाधन है उसका
एक व्यवस्थित तरीके से दोहन किया जाता है, जिससे उसके जो प्राकृतिक संसाधन को नुकसान भी नहीं होता, वह वेस्ट भी नहीं, खराब भी नहीं होता, और उसे इसमें कोई नुकसान ना होने की वजह से एक आर्थिक लाभ होता है, और वह उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करके विदेशों में, देश में बेचता है। ठीक है। चौथी जो इसका प्रभाव पड़ता है, जो चौथा प्रभाव पड़ता है, वह पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भूमंडलीकरण विचारधारा है वह पूंजीवाद से संबंधित एक विचारधारा है, पूंजीवाद की सोच से उत्पन्न एक विचारधारा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब भूमंडलीकरण का विस्तार होगा तो पूंजीवाद का भी विस्तार होगा। पूरा का पूरा जो बिजनेस है, जो व्यापार है, जो भूमंडलीकरण है, वह एक पूंजीवाद पर ही निर्भर है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जब राष्ट्र के उद्योग, यानी जो हमारे नेशनल कंपनियां हैं, जब वह इंटरनेशनल बन जाती हैं और विदेशों में अपना व्यापार करने लगती हैं, तो विदेशी कंपनियों के साथ, विदेशों के साथ उनके संबंध स्थापित हो जाते हैं। इससे पूंजीवाद का जो होता है उसे बढ़ावा मिलता है। वैसे भी वहाँ की कंपनियां यहाँ के कंपनियों के साथ तालमेल बनाती हैं, दोनों तरफ से ही होता है। इस कारण पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। ये थे हमारे उदारीकरण के कुछ जो प्रभाव थे। मैंने कुछ मुख्य प्रभाव आपको बताए हैं, वैसे इसके प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पे देखा जाता है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना, और हाँ, आगे की वीडियो में मैं आपको भूमंडलीकरण और उदारीकरण दोनों के बीच में क्या अंतर होता है इस पे बनाने वाला हूँ। तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे देखें।